हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड देयर एप्लीकेशन ये यूनिट स्टार्ट कर दी थी। अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। इसके आगे अब हमारा टॉपिक है अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। इसमें अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी काम किस पे करती है? ये बेसिकली काम करती है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पे। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, डबल हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन बेसिक हमारा क्या है? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तब हमारी क्या यूज़ होगी? अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। कॉन्जुगेशन आपका डबल बॉन्ड नॉर्मल चेन में हो सकता है, एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन हो सकता है, किसी में भी कॉन्जुगेशन हो, वो हमारी क्या डील करेगी? अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करेगी। इसकी रेंज क्या होती है इस स्पेक्ट्रा की? वैसे रेंज हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी कि कौन कौन सी क्या रेंज है, लेकिन अब हम अलग अलग जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उसके साथ ही उसकी रेंज भी देखते जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या है इस स्पेक्ट्रम की? 1000 से 100 nm यानी नैनोमीटर होती है। 1000 से 100 नैनोमीटर। और इसे आगे भी क्लासीफाई किया गया है क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल, तो ये दोनों अलग अलग रेंज हैं। इनकी रेंज क्या होती है? विजिबल की रेंज होती है 1000 से 400 nm और अल्ट्रा वायलेट की होती है 400 से आपकी 100 nm। अगर ये वैसे हम लोग देख रहे हैं एनएम यानी वेव लेंथ में देख रहे हैं, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में इसके रिलेशन भी देखे थे। हम एनर्जी के टर्म में भी इसे देख सकते हैं। एनर्जी का टर्म क्या था? E = h/nu या Sc/λ, यानी कि लैम्डा आपका बड़ा होगा तो एनर्जी कम होगी। ये इसीलिए उल्टे क्रम में लिखा है। हम लोग नॉर्मली 100 से 1000 पढ़ते हैं, छोटे से बड़ा, यहाँ बड़े से छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि एनर्जी जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है यानी कि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी के ही ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये ज़्यादा और ये कम। तो एनर्जी ये कम है, एक्चुअल में एनर्जी ये कम है और ये एनर्जी ज़्यादा है। ऑलराइट, तो विजिबल क्या हुआ? द विजिबल रेंज बिटवीन, इसकी क्या है? 1000 से 400 और अल्ट्रा वायलेट की रेंज होती है 400 से 100। ये एग्जैक्टली है। वैसे हम लोगों ने इससे पहले हम स्पेक्ट्रम देख लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। ये मोटा मोटा हिसाब था, 10⁻⁴ में लिखा हुआ था, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू पे जाएं तो ये 1000 से 400 और 400 से 100 nm पे होती है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आती कैसे है? इसके लिए हमें देखना होता है ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। ये क्या होता है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रमोट होते हैं सिग्मा ऑर्बिटल से पाई ऑर्बिटल, या एन मतलब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे किसी मॉलिक्यूल में हमारा सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा ऑर्बिटल से ट्रांसफ़र होंगे, केवल सिग्मा है। पाई है तो पाई से भी ट्रांसफ़र होंगे। नॉन बॉन्डिंग है तो नॉन बॉन्डिंग से ट्रांसफ़र होंगे। नॉन बॉन्डिंग कौन से होते हैं? जैसे कि हीट्रो एटम्स। तो इतने टाइप के ट्रांजिशंस हो सकते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। इसे हम फिगर के से समझ सकते हैं। एनर्जी लेवल भी इससे क्लियर हो जाएगा। ये आपका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्रांजिशन को समझना है। सिग्मा आपका सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है क्योंकि ये बॉन्डिंग होता है, इसलिए सबसे नीचे, एनर्जी इसकी सबसे कम। पाई भी बॉन्डिंग है, लेकिन पाई की एनर्जी सिग्मा से ज़्यादा होती है, अनसैचुरेटेड होता है, इसकी ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग है, ये दोनों ही बॉन्डिंग है, लेकिन सिग्मा सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज, पाई उससे कम, क्योंकि ये पार्शियल ओवरलैप से बनता है, इसीलिए ये इतना स्टेबलाइज नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है लोन पेयर। जो लोन पेयर की एनर्जी होती है वो इन सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सिग्मा, पाई, फिर लोन पेयर की एनर्जी। फिर इसके बाद आता है एंटी बॉन्डिंग। किसका? पाई का एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा का नहीं आएगा। ये जितना स्टेबलाइज है उतना ही ये डीस्टेबलाइज होगा, तो ये क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग। फिर उसके बाद सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग, ये आ गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जैसे कि हमने एमओटी में पढ़ा था, एक सिस्टम था, एक सिमेट्री थी, सेम टाइप का ये है। अब यहाँ एग्जैक्टली अगर हम देखें तो बहुत सिमेट्री नहीं आ रही है, लेकिन एनर्जी का ये ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार,
फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब हम इसके देखते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा एनर्जी का। हमें यहाँ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार एनर्जी, इसी को ही एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलेगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को। और सबसे कम एनर्जी किसकी है? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की सबसे कम एनर्जी आपको इसकी मिलेगी। या अगर वेवलेंथ के टर्म में देखें, एनर्जी ज़्यादा है यानी कि वेवलेंथ सबसे कम इसकी होगी और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इन ट्रांजिशन के बाद हमारा एक एक ट्रांजिशन को हम डिटेल में देख लें। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमने फिगर के हिसाब से तो समझ ही लिया है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होता है, लेकिन किस में होता है? ये हर मॉलिक्यूल में होगा। कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है तो हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ज़रूर होगा, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड तो ज़रूर बना होगा। तो ये क्या है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आपको सब में मिलता है। फिर आगे आते हैं नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार कहाँ मिलेगा? जहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार अगर हम देखें, CH4 कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन लगे, यानी कि सारे सिग्मा बॉन्ड से ही अटैच्ड है। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या ट्रांजिशन मिलेगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मिलेगा। अब आगे बढ़ें, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। यहाँ कोई भी नॉन बॉन्डिंग एटम है ही नहीं जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इन्वॉल्व हो गया, इसके पास भी जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इन्वॉल्व हो गए, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये इसमें ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ें, इसके लिए हमें क्या चाहिए? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए हमें हीट्रो एटम चाहिए, जैसे कि CH3 यानी कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन और O और H। ऑक्सीजन के पास हमें पता है 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होंगे और सिग्मा बॉन्ड्स तो ये सारे हैं ही, तभी ये क्या बनेगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल यही ट्रांजिशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी होगा और नॉन बॉन्डिंग वाला भी होगा, तो दोनों होंगे। ये इंडिविजुअल ये नहीं बताता कि ये सारे सब अलग अलग ही होंगे, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, 3 मिल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपाउंड। आगे बढ़ें, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, अब हमें क्या चाहिए? नॉन बॉन्डिंग चाहिए और पाई चाहिए। और पाई कब होगा? जब आपका डबल बॉन्ड होगा। तो ये कब हो सकता है? जैसे कि CO एटम है, इसके साथ आगे कुछ भी जुड़ा हो, R एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, R के ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड आपका पाई है, तो पाई है तो पाई स्टार भी होगा। तब यहाँ पर क्या मिलेगा? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलेगा। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार है, सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी है इसमें, और पाई है तो पाई टू पाई स्टार भी, ये सारे हैं, मतलब ये 3 यहाँ पर हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ये वाला इसमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पाई भी है और नॉन बॉन्डिंग भी है। तो हम ये इस कंपाउंड को बेसिकली इसके लिए ही हम देख रहे हैं। इस कंपाउंड को किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? ये हुआ, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो आपको हर एक में मिलेगा, तो इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कंपाउंड को। हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई किसी पर्टिकुलर पीक से ही कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इससे करेंगे, यहाँ पर इससे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार, अभी हमने देखा कि यहाँ पर पाई टू पाई स्टार है, लेकिन ऐसा भी कोई कंपाउंड ले लें जहाँ नीड इसी की हो, जैसे कि हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, एरोमेटिक ले लो, या फिर केवल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ क्या होगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो होगा ही होगा, वो सब में ही होता है, लेकिन क्या होगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन है। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे बेंजीन ले लें, इसके पास भी क्या है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक आपका पाई टू पाई स्टार है। तो कंपाउंड वाइज हमने देख लिया। अब इनकी एनर्जी देख लें। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको सिग्मा टू सिग्मा स्टार की ही दिखी थी, आपने अभी यहाँ पर देखा था, सिग्मा टू सिग्मा स्टार की थी, सबसे कम ये थी। वो ही यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है,
कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर उससे कम एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की, फिर उससे कम होती है पाई टू पाई स्टार की, और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की सबसे कम होती है। स्टार क्या बता रहा है? स्टार बता रहा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जहां पर स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग। एन मतलब नॉन बॉन्डिंग, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। ऑलराइट, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल से हमने देख लिया, तो ऐसे ही हम यहाँ बता सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पर आपको सिग्मा पाई टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ये दोनों टाइप की ही ट्रांजिशन मिलेंगे, और ये दोनों ही यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक और चीज़ इसमें जो रह गई, हम बेसिकली अभी जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ये वाला देखा था, इसमें नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, तो आपको इसकी ज़रूरत कम ही पड़ेगी। जो अल्ट्रा वायलेट या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जो देख रहे हैं उसमें ये वाला ट्रांजिशन और ये वाला ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो ट्रांजिशन से ही हम पूरी यूवी और विजिबल को पढ़ते हैं, इन दो ट्रांजिशन से। तो ये ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपाउंड्स के लिए ये ट्रांजिशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हमारे ये दो लास्ट के दो ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो 2-3 ट्रांजिशन एक साथ हो सकते हैं, ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम क्रोमोफोर्स पे। क्रोमोफोर क्या होते हैं? ये लैटिन वर्ड है, क्रोमा और फेरिन से बना हुआ है। क्रोमा मीन्स होता है कलर, फेरिन मीन्स होता है बियर करना। कलर को ही ये बियर कर रहा है, धारण कर रहा है। ऐसे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसकी वजह, जो कलर को ही धारण करे, जिनकी वजह से कलर आए, वो क्या है? आपके क्रोमोफोर्स हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C, CN, CO, NO और N डबल बॉन्ड N। ये सब क्या है? आपके क्रोमोफोर्स हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी कलर शो करते हैं, और किसी कंपाउंड में ये जुड़ जाएं, किसी पे भी अगर ये अलग से आके और अटैच हो जाएं तो क्या हो जाएगा? उनके कलर ये शो कराने लगेगा। मान लो कंपाउंड में कलर नहीं है, कोई कंपाउंड है और ये ग्रुप आके अलग से उसमें अटैच हो गया, तो वो कंपाउंड क्या करेगा? कलर शो करने लग जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं? ये क्रोमोफोर कहलाते हैं। ये किसकी वजह से इनमें ट्रांजिशन होता है? यहाँ पर हमें पता है, यहाँ हमें क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, पाई टू पाई स्टार होगा, लेकिन यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या होगा? यहाँ नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी होगा। सिमिलरली इसमें भी दोनों होंगे, इसमें भी दोनों होंगे, इसमें भी दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पर केवल पाई टू पाई स्टार होगा। ऑलराइट, आगे है हमारा क्रोमोफोर। ये भी एक लैटिन वर्ड से ही बना हुआ है, मतलब 2 लैटिन वर्ड से बना हुआ है। ये क्या है? ऑक्सिन यानी कि टू इंक्रीज, क्रोमा मीन्स कलर। ये कलर को इंक्रीज करता है। कलर यानी कि हमारे कंपाउंड में कलर है, लेकिन ये उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहा है और डार्क कर दे रहा है। कलर की इंटेंसिटी बढ़ा देना यानी डार्क कर देना। जैसे रेड है, लाइट रेड है, या ये ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज है, और इसे डार्क कर दे, तो वो क्या होते हैं? वो ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं? ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। लेकिन ये ग्रुप इंडिविजुअली कोई कलर नहीं शो करते। यहाँ पर क्या था? ये ग्रुप आपका इंडिविजुअली कलर शो करेगा, क्योंकि ये किस में जाता है? वो यूवी और विजिबल रेंज में जाता है, इसीलिए ये कलर शो करेगा। लेकिन ये कंपाउंड कभी कलर शो नहीं करते, मतलब अलग से ये कलर शो नहीं करते, ये किसी के साथ जुड़ के उसके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल OR। अब यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पाई नहीं है, यहाँ केवल सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड है और नॉन बॉन्डिंग है। तो नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा यानी कि N टू पाई स्टार ट्रांजिशन, अभी बताया था ये वाला ट्रांजिशन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि ये कलर शो नहीं कर पाता बेसिकली, या फिर इतना लाइट कलर शो करता है अकेले, ठीक है। इंडिविजुअली ये बहुत लाइट कलर शो करता है, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एज अ ऑक्सोक्रोम ये किसी पे लग जाए तो इसका कलर की इंटेंसिटी ये उस कंपाउंड की बढ़ा देता है, इसीलिए तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार इसमें ट्रांजिशन होगा, इसमें भी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, इसमें भी। तो ये ऐसे ग्रुप हैं जो किसी के साथ अटैच हो जाएं
तो ये ग्रुप क्या करते हैं, उसकी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट। अब यहाँ शिफ्ट है, यानी कि कुछ शिफ्ट देखने हैं। जैसे पहला है हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। ये क्या करता है, द शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टू द हायर वेवलेंथ ड्यू टू सब्सटीट्यूशन और सॉल्वेंट इफेक्ट इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अभी वर्डिंग से नहीं समझ में आ रहा होगा। पहला तो वर्ड इसमें ये है लैम्डा मैक्स। क्या होता है लैम्डा मैक्स? होता है, लैम्डा हम वेवलेंथ के लिए यूज़ करते हैं और मैक्स मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेवलेंथ को ये दिखा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। हमें इसे फिगर से देखना होगा कि फिगर ये क्या कह रहा है। अब यहाँ पर हमें देखिए वेवलेंथ दिख रही है, यहाँ एप्साइलन दिख रहा है। एप्साइलन होता है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बताने के लिए। वेवलेंथ आपकी वेवलेंथ बता रही है, वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब वेवलेंथ मैक्स, लैम्डा मैक्स समझने के लिए हमें एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी समझनी होगी। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी? एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ये बताती है कि कितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जैसे कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, हम कोई भी ट्रांजिशन करा रहे हैं लोअर लेवल से अपर लेवल में, यहाँ पर हमारे ग्राउंड स्टेट में 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये 100 के 100 इन पे एनर्जी, लाइट पड़ी, यूवी पड़ी, एचन्यू पड़ी, क्या हुआ, ये 100 के 100 यहाँ नहीं पहुँचेंगे, ये इसका कुछ पार्ट ही यहाँ पहुँचेगा। यानी कि 100 में से सपोज यहाँ 2 पहुँच गए, 98 ये नीचे ही रह गए। ठीक है, तो केवल 2 ऊपर पहुँचे, 98 नीचे ही हैं। लाइट पड़ने के बाद भी कितनी भी लाइट डाल दें तो ये इसकी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। अब ये और बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, 98 के बाद सपोज हो गया 75 नीचे रह गए, 25 ऊपर पहुंच गए। तो ये दिखा रहा है पहले 98 से 2 पहुंचे, यानी कि इंटेंसिटी कम थी। 75 100 टोटल मॉलिक्यूल्स उतने ही है, 100 थे और यहाँ पर कितने, पहली बार में 2 पहुंचे, यानी कि इंटेंसिटी कम है। अगर 25 पहुंचे तो इंटेंसिटी बढ़ गई। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 ये ऊपर पहुंच जाए। तो क्या दिखाता है, इंटेंसिटी बताती है, यानी कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे एक्साइट हो रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। ऊपर क्या दिखा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहे हैं। इधर क्या है, लोअर वेवलेंथ है, इधर हाइयर वेवलेंथ है। आपको ये ग्राफ नीचे की ओर दिख रहा है, नीचे मतलब ये इधर इस साइड से, यानी कि इंटेंसिटी बहुत कम है। लोअर वेवलेंथ पे आपको इंटेंसिटी कम दिख रही है। धीमे धीमे आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, ऊपर जा रहा है ये ग्राफ। लेकिन हाइयर वेवलेंथ पे भी आपको क्या दिख रहा है, इंटेंसिटी कम दिख रही है। थोड़ी कम करेंगे वेवलेंथ तब आपको इंटेंसिटी बढ़ी हुई दिख रही है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि इससे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको नहीं मिलेगी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। वो आपकी वेवलेंथ क्या कहलाती है, लैम्डा मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ डजंट मीन कि वेवलेंथ इज मैक्सिमम। यहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम कौन सी है, वेवलेंथ मैक्सिमम तो यहाँ पर आएगी, ये वाली मैक्सिमम है, क्योंकि ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, ये वेवलेंथ आपकी मैक्सिमम है। लेकिन हमें लैम्डा मैक्स क्या बताता है, वेवलेंथ को मैक्सिमम नहीं बताता है, ये बताता है कि किस इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि किस वेवलेंथ पे हमें इंटेंसिटी सबसे हाईएस्ट मिल रही है, वो क्या कहलाती है, लैम्डा मैक्स कहलाती है। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होगी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी जब हमारी वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्स बढ़ेगा। लैम्डा मैक्स कैसे बढ़ेगा, जैसे ये हमारा पहले ग्राफ था लैम्डा का, ये हमारी लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स। फिर क्या हुआ, कोई हमने ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया या सॉल्वेंट चेंज कर दिया, फिर ये ग्राफ आपका शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गया, ये मैक्सिमम आपकी एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन आपका मैक्सिमम यहाँ पहुँच गया और वेवलेंथ कहाँ पहुँच गई, ये वेवलेंथ आपकी बढ़ गई, ये वाली अब की बार हो गई। यानी कि सॉल्वेंट या कोई ग्रुप चेंज कर देने से आपकी वेवलेंथ में चेंज आ गया, वेवलेंथ बढ़ गई।
चेंज नहीं आया, चेंज तो आया लेकिन कौन सा चेंज आया, बढ़ने की ओर आया, तो वो क्या होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। इसी को क्या कहते हैं, अगर इस साइड डायरेक्शन में ये बढ़ेगा तो वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। यही हमारा था, द शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टू अ हायर वेवलेंथ ड्यू टू सब्सटीट्यूशन, यानी कि कोई चीज़ सब्सटीट्यूट की जा रही है और सॉल्वेंट इफेक्ट इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट। अब इसे रेड शिफ्ट क्यों कहते हैं, ये कहाँ बढ़ रही है, ये लैम्डा मैक्स यानी कि वेवलेंथ बढ़ रहा है इसका, इसीलिए वेवलेंथ बढ़ता कब है, जैसे हमने विजिबल में हमने विबग्योर पढ़ा होगा, विबग्योर, ये क्या है रेड, ये वॉयलेट, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड आपका कहाँ आता है, रेड आता है मैक्सिमम वेवलेंथ पे आता है, वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और इस डायरेक्शन में वेवलेंथ कम है, तो आर की, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट, यानी कि हमारा कंपाउंड किस तरफ बढ़ रहा है, लाल की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ये हम इस विबग्योर से याद रख सकते हैं कि विबग्योर में रेड हमारा कहाँ है, मैक्सिमम वेवलेंथ की तरफ है, और जब भी हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी तो वो क्या कहलाएगा, रेड शिफ्ट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा बेंजीन, बेंजीन और एनिलीन। बेंजीन में क्या है, 3 डबल बॉन्ड हैं, इसकी वेवलेंथ लैम्डा मैक्स कितनी है, 256 नैनोमीटर है। हमने इसमें एक एडिशनल ग्रुप NH2 ग्रुप, यानी कि बेंजीन में हमने NH2 ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसकी, तो ये किस पे हो गया, इसका लैम्डा मैक्स बढ़ के 280 nm हो गया। पहले ये बेंजीन थी, इसमें भी बेंजीन रिंग है, मतलब सेम रिंग है, लेकिन इसमें एक ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ गया है, उसकी वजह से इसकी वेवलेंथ बढ़ गई है, ये क्या हुआ, रेड शिफ्ट हो गई। जब भी वेवलेंथ बढ़ेगी तो रेड शिफ्ट। या फिर दूसरा इसमें टर्म था कि सॉल्वेंट की वजह से भी ऐसा होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एसीटोन का। एसीटोन में क्या है, एक बार वाटर में हमने उसे डिसॉल्व किया है, एक बार हेक्सेन में डिसॉल्व किया है। जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया, यानी कि कंपाउंड सेम है, लेकिन जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसकी वेवलेंथ क्या है, 264.5 nm है, लेकिन जब हमने हेक्सेन में डिसॉल्व किया तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, 279 nm है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ गई, रेड शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। अब इसका इफेक्ट ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट में, इसीलिए वहीं पर ही डिस्कस करेंगे। ये यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में थे, यहाँ पर भी 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, लेकिन एक एडिशनल चीज आ गई है, NH2 ग्रुप। 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है NH2। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो 3 कॉन्जुगेशन में तो थे ही डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो गया। जब भी कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो हमारा क्या हो जाता है, लैम्डा भी बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन के इंक्रीज होने के साथ साथ वेवलेंथ आपकी बढ़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है आपका टर्म हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट क्यों कह रहे हैं, जैसे अभी हमने रेड शिफ्ट देखा था लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, अब आप देखिए ब्लू कहाँ है, ब्लू आपका यहाँ है। वॉयलेट, इंडिगो, यानी कि इंडिगो आसमानी, तो आसमानी भी ब्लू ही होता है, डार्क नहीं, लाइट सा होता है, इसीलिए तो ये वाली रेंज ये ब्लू वाली ही है। तो इधर लैम्डा ज़्यादा है तो इधर क्या होगा, मिनिमम लैम्डा होगा। तो इस साइड क्या है, मिनिमम है, इधर मैक्सिमम लैम्डा है, ये मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम दिखाता है, ये मिनिमम दिखाता है। ब्लू शिफ्ट है, यानी कि अब की बार किस तरफ शिफ्ट होगा, मिनिमम लैम्डा की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि ग्राफ अगर आपका ये है इनिशियली, तो आपका ग्राफ अब की बार किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे आप, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। इसमें भी जैसे कि दिखाया गया है, इस साइड शिफ्ट होगा तो बैथोक्रोमिक, इस साइड ग्राफ शिफ्ट होगा तो हाइप्सो, यानी कि लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा।
तो एग्जाम्पल देख लें, जैसे एनिलीन, एनिलीन का भी हमने देखा था लैम्डा मैक्स का कितना था, 280 था। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आप ध्यान रखें, बुक्स में अलग अलग बुक्स में ये वैल्यूज़ वैरी करती हैं। जैसे आपकी बुक्स में ये अलग वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक से वैल्यूज़ ली गई हैं, तो आप इन वैल्यूज़ को ध्यान रखिएगा। अब देख लें कि एनिलीन में क्या है, 280 nm, इसकी वेवलेंथ अभी पिछली बार भी देखी थी। एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन में हमने क्या किया है, केवल इसमें एक और H लगा दिया है। H लगाने से क्या हो गया है, जब भी हम ये NH2 ग्रुप में एक और H कब लगेगा, H नहीं लगेगा, एग्जैक्टली H प्लस आके जुड़ेगा, जब भी जुड़ेगा जब ये लोन पेयर अपने इसको देगा, तब ये क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा प्लस। और ये अब इसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, तो इसका कॉन्जुगेशन कम हो गया। पहले कॉन्जुगेशन किसका था, 3 डबल बॉन्ड थे और एक लोन पेयर था। अब क्या है, 3 डबल बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, कॉन्जुगेशन कम हुआ, तो इसका लैम्डा मैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका लैम्डा मैक्स बेंजीन के पास पहुंच गया है 256, और ये भी क्या है 254 है, आसपास है। बुक्स में कहीं कहीं बेंजीन का भी 256 मिलेगा, बहुत क्लोज होता है, इसीलिए हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पर केवल क्या थे, 3 ही डबल बॉन्ड थे, यहाँ पर भी 3 ही डबल बॉन्ड है, भले ही NH3 ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए, कॉन्जुगेशन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या कहे, अभी ये दो जो शिफ्ट थी वो लैम्डा मैक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, एक हाइयर लैम्डा मैक्स की ओर बढ़ रहा था, एक लोअर की तरफ बढ़ रहा था। अब हाइपर और हाइपो, ये दो है शिफ्ट, ये आपकी एप्सिलॉन मैक्स को डिनोट करेंगी। एप्सिलॉन मैक्स से समझेंगे, यानी कि इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी से समझेंगे। यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन ऊपर, ये एब्जॉर्प्शन बता रहा है, ऊपर की तरफ अगर ये ग्राफ बढ़ेगा यानी एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, नीचे की तरफ ग्राफ बढ़ेगा यानी कि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, अगर आपका ग्राफ, ये नॉर्मल ग्राफ है आपका, अगर ये बढ़ जाता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है, यानी कि एप्सिलॉन, आपका एप्सिलॉन मैक्स ये ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ हो जाता है, पहले इनिशियली यहाँ था अब ऊपर हो जाता है, तब क्या है, ये आपका होगा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसे क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। इसमें भी जैसे लिखा हुआ है, ये ग्राफ अगर ऊपर बढ़ेगा तो ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगा। सिमिलरली अगर ये ग्राफ नीचे हो जाएगा, यानी कि इनिशियली ये ग्राफ यहाँ पर था और अगर ये ग्राफ नीचे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट ये कैसे आती है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट आपकी अभी हमने देखा था ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम में क्या था, कलर इंटेंसिटी बढ़ रही थी। अब कलर इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि कलर इंटेंसिटी तभी बढ़ेगी जब ये ट्रांजिशन, अगर 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, ये कलर दे रहे हैं, अगर एक मॉलिक्यूल ही ऊपर जाएगा, 100 में से आउट ऑफ 100 1 ऊपर चला गया, 99 नीचे रह गए, तो केवल इसी एक की वजह से कलर मिलेगा। अगर इसकी बजाय यहाँ पर 50 ऊपर चलेगा और 50 नीचे रह गए, तो आपको 50 की वजह से कलर मिलेगा। तो जितना ज़्यादा ट्रांजिशन होगा उतना ज़्यादा डार्क कलर मिलेगा। तो इंटेंसिटी कब बढ़ेगी, जब हमारा ट्रांजिशन ज़्यादा होगा। तो ऑक्सोक्रोम अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें कंपाउंड में तो आपकी कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका एप्सिलॉन मैक्स बढ़ जाता है। ये क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, यानी एप्सिलॉन मैक्स में जो बढ़ोतरी हो रही है एट लैम्डा मैक्स इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, ऑक्सोक्रोम आपका इंट्रोड्यूस करने की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका हाइपो। हाइपो में क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और तो इसे क्या कहेंगे, द डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एट लैम्डा मैक्स इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये बेसिकली डिस्टॉर्ट इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कमी आने की वजह से भी होता है। या ऐसे कह सकते हैं, अगर हमने ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस करने पर क्या मिला था, हमें इंटेंसिटी हाई मिली थी, अगर हम ऑक्सोक्रोम हटा दें तो हमारी इंटेंसिटी लो हो जाएगी, तब भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे हाइपर में हमारा एग्जाम्पल है बेंजीन और एनिलीन का।
हमने लैम्डा मैक्स के लिए देखा था, लेकिन अब हम देख लें एप्सिलॉन मैक्स के लिए। बेंजीन का एप्सिलॉन 200 होता है और एनिलीन का एप्सिलॉन होता है 1430, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है बेंजीन की कंपैरिजन में। तो ये क्या है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का एग्जाम्पल है। हाइपोक्रोमिक में क्या होगा, कम हो जाएगा, जैसे बाईफिनाइल है, बाईफिनाइल और 2,2-डाईमिथाइल बाईफिनाइल है, इसमें क्या है 19,000 है, इसमें 800 है, यानी कि एप्सिलॉन मैक्स कम हो रहा है। ये आपको एग्जाम्पल के साथ ही याद रखने हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप ये लिखते हैं आपको याद भी रहता है, लेकिन आप अगर एग्जाम्पल नहीं देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बेकार होगा। और ये ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ से आप शॉर्ट में ही इन चारों चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसके आगे आएगा आपका सॉल्वेंट इफेक्ट, जो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।